रासायनिक गुणों को पढ़ रहे थे हम लोग मेथनॉल के या फॉर्मेल्डिहाइड के। उसमें से केवल एक टाइप के रासायनिक गुण हम लोगों ने पढ़े थे कि अमोनिया के व्युत्पन्नों से अभिक्रिया कैसे होती है। अब आगे चलते हैं, चेक करते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड पे अपचयन किस किस प्रकार से होता है। तो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड पर अपचयन को अगर मैं चेक करूं तो पहला तो मैं काम एक कर देता हूं, अपचयन के लिए मैं हाइड्रोजन से अपचयन कराता हूं और उसके लिए मैं प्लेटिनम भी उत्प्रेरक रख सकता हूं, निकिल भी उत्प्रेरक रखा जा सकता है, पैलेडियम भी उत्प्रेरक रखा जा सकता है। आप किसी एक उत्प्रेरक को यूज कर सकते हो। प्लेटिनम या निकिल ये ज़्यादा आता है इसलिए मैंने इनको लिख रखा है। तरीका क्या रहेगा बेटा, C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो बेटा बॉन्ड बचेगा केवल एक, दूसरा वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो नुकसान कार्बन का हुआ और ऑक्सीजन का भी। इसलिए एक हाइड्रोजन मैंने कार्बन को दिया और एक हाइड्रोजन मैंने दिया ऑक्सीजन को। अगर ये फॉर्मूला मैं एक साथ लिखूं तो ये बन सकता है CH3OH, जिसे क्या कहते हैं, मेथिल एल्कोहल या मेथनॉल भी बोलते हैं। एल्कोहल श्रेणी का पहला सदस्य है। तो अगर मैं अपचयन कराता हूं प्लेटिनम या निकिल की प्रेजेंस में फॉर्मेल्डिहाइड का तो फिर मेथनॉल बनता है। लेकिन अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड को ले लूं और इसका अपचयन हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा कराया जाए रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में क्या होता था, कंप्लीटली रेड्यूस हो जाता था कंपाउंड C डबल बॉन्ड O। आप 4 मोल HI को लेते थे और जब 4 मोल HI लेते थे तो उनमें से होता क्या था, 2 H किसके साथ कंबाइन करता था, O के साथ, H2O। अभी मैं चेक करता हूं बाकी दो जो H बचते थे वो मिलते थे इस कंपाउंड को, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। आप सोचने वाली बात है, अगर O यहां से निकल गया तो इसके 2 बॉन्ड खाली हो गए, उन दोनों को मैंने बाकी के 2 H दे दिए। अब I बचे 4 तो बचता है 2I2। बेटा इस कंपाउंड को तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, इसको तो मेथेन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा अपचयन ही हो रहा है, बशर्ते अगर आप प्लेटिनम या निकिल की उपस्थिति में अपचयन कराते हो फॉर्मेल्डिहाइड का तो मेथनॉल बनता है। लेकिन अगर वही अपचयन रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में HI द्वारा कराया जाए मेथेन बनता है। एक और बेटा रिएक्शन इसी में से थी, वोल्फ किस्नर रिएक्शन। वोल्फ किस्नर रिएक्शन में क्या होता था, एल्डिहाइड या कीटोन लिया जाता था, मैंने फॉर्मेल्डिहाइड को ले रखा है और हम इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजीन या डाईएमीन जिसको कहते हैं उससे कराते थे, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। आप प्रेजेंस रख सकते हैं C2H5ONa की, सोडियम मेथॉक्साइड को उत्प्रेरक के रूप में यूज कर सकते हैं आप। रिएक्शन कैसे होगी कि O किससे अभिक्रिया करता था, H2 से, पहला कंपोनेंट बनकर तैयार होगा H2O। अभी चेक करते हैं N और N से कंबाइन कर लेगा N2। अभी मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास 2 H बचे, अगर मैं इस ग्रुप को दे दूं तो 2 H इसको मिलेंगे तो C के साथ 2 H तो पहले से हैं, 2 H और मिलेगा, इसको क्या बना लेगा, CH4। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर दूं, ध्यान रखने वाली बात है, जब फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन प्लेटिनम या निकिल की उपस्थिति में कराया जाता है मेथनॉल बनता है। लेकिन जब उसी फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में या सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में कराया जाता है, क्या बनता है, मेथेन। आप इन दोनों चीजों को ध्यान रखोगे कि मेथनॉल कब बनता है, जब प्लेटिनम या निकिल नामक उत्प्रेरक रहता है, और मेथेन कब बनता है, इन 2 कंडीशंस पर, जब रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस रहती है या आप इसको कह सकते हो हाइड्रोजीन, या इसका एक और नाम है डाईएमीन। कोई पूछता है सर जी इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो मैं यहां लिखे देता हूं, यह अभिक्रिया कौन सी है, मैं यहां लिखे देता हूं वोल्फ किस्नर अभिक्रिया है। तो वोल्फ किस्नर अभिक्रिया हो गई, ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड पर अपचयन की अभिक्रियाएं। अब पढ़ेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं कितनी हैं या ऑक्सीकरण हम किन किन माध्यमों से करा सकते हैं। तो बेटा अब यहां तक अपचयन के लिए थी रिएक्शन।
अब रिएक्शन रहेगी ऑक्सीकरण। तो सबसे पहला, अगर मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, आप चाहे तो स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख सकते हो। अगर मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, मैं अभिक्रिया करवाता हूं इसकी Ag2O से। आप जानते हो इसको सिल्वर ऑक्साइड कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है टॉलेन रिएजेंट, टॉलेन अभिकर्मक। अभिक्रिया भी आपने कराई थी। टॉलेन अभिकर्मक का काम है ये अपना ऑक्सीजन निकाल के किसको देता रहता है, फॉर्मेल्डिहाइड को। जैसे ऑक्सीजन देगा ये बदल जाएगा HCOOH, एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है, और साथ में बचेगा 2Ag। इसको क्या कहते थे, रजत दर्पण। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो कैसे, कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलेन अभिकर्मक से हम कराते भी हैं तो मुझे दो कंपाउंड मिलते हैं। पहला रजत दर्पण जो पहचान भी करता है फॉर्मेल्डिहाइड की, और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड चेंज हो जाता है फॉर्मिक एसिड में। अभी सेकेंड नंबर देखते हैं, क्या और भी कोई माध्यम है जिसमें हम इसका ऑक्सीकरण करवा सकते हैं। है मेरे पास HCHO को ले लिया, इस बार मैं टॉलेन अभिकर्मक के जगह पर फेलिंग सॉल्यूशन को लेने वाला हूं। फेलिंग सॉल्यूशन का फॉर्मूला 2COO। रिएक्शन करने का तरीका सेम है दोनों का। अच्छा, एक ये भी बात ध्यान रखनी है, जैसी अभिक्रिया टॉलेन अभिकर्मक करता है सेम वैसी अभिक्रिया फेलिंग सॉल्यूशन भी करता है। और एक इस बात को भी ध्यान रखना है, अगर ऑक्सीकरण कराने की क्षमता टॉलेन अभिकर्मक में जितनी है उतनी ही क्षमता ऑक्सीकरण कराने की फेलिंग सॉल्यूशन पे भी है। ऐसा मान सकते हो दोनों सेम नेचर के हैं। जो पहला व्यक्ति का पहला कंपाउंड काम कर सकता है टॉलेन रिएजेंट, वही काम कर सकता है फेलिंग सॉल्यूशन। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण टॉलेन अभिकर्मक नहीं करवा सकता उसका फिर फेलिंग विलयन भी नहीं करवा सकता। तो दोनों जो ऑक्सीकारक पदार्थ हैं ये दोनों की क्षमताएं बराबर हैं। जो रिएक्शन ऊपर वाला कंपाउंड शो कर सकता है वही नीचे वाला। तरीका भी सेम है। कैसा तरीका सेम है, इसका भी काम है ये अपना ऑक्सीजन निकाल के बगल वाले कंपाउंड को ट्रांसफर कर देता है, इसका भी वर्क है ये अपना ऑक्सीजन निकाल के बगल वाले कंपाउंड को ट्रांसफर कर देता है। अच्छा, इसको ट्रांसफर करेगा ऑक्सीजन तो बेटा HCHO काहे में चेंज हो जाएगा, HCOOH। अभी सोचते हैं Cu तो दो ही थे, जो ऑक्सीजन दो थे उनमें से तो एक चला गया तो बना Cu2O। और बेटा आपने इसको बात कही थी, ये क्यूप्रस ऑक्साइड का अवक्षेप है, किस कलर का होता है, लाल रंग का होता है। और इसको भी देख के हम जान जाते हैं कि हमने फॉर्मेल्डिहाइड का क्या करा दिया है, ऑक्सीकरण। तो अब आगे चलते हैं, क्या ऑक्सीकरण दो विधियों से हो सकता है, नहीं, ये दोनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, कमजोर, और ये हर एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन ज्यादा नहीं करा सकते हैं। लेकिन अब एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मैंने फॉर्मिक एसिड लिया, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड लिया और इसका ऑक्सीकरण करवाया। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में आप K2Cr2O7 की जगह पर KMnO4 को भी ले सकते हैं। अभी करेगा क्या, ये दोनों मिलकर नवजात ऑक्सीजन बनाएंगे, ये नवजात ऑक्सीजन HCHO को मिलेगा। सोचो, अभी भी तो O मिल रहा था इसको, अभी भी O मिला और ये चेंज हो गया HCOOH में। लेकिन क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का जो मिक्सचर है या सॉल्यूशन है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ज्यादा ऑक्सीकरण करवा सकता है, ये इसको भी ऑक्सीकृत कर देगा, इसको भी ऑक्सीकृत कर देगा। तो देखते हैं इसको ऑक्सीकृत कैसे करेगा। फिर से मैं लिखूंगा K2Cr2O7 और H2SO4 का सॉल्यूशन ऑक्सीकृत इसको करेगा। तो क्या करेगा, जैसे ही इसको ऑक्सीजन देगा ये दो कंपाउंड में टूट जाएगा। सबसे पहले CO2 प्लस H2 और O। अच्छा, इसको ध्यान भी रखना है बेटा हमेशा। मैं इस पे एक चीज और बता दूं, Ag2O और CuO अर्थात टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों ही दुर्बल ऑक्सीकृत हैं, इसलिए ये एल्डिहाइड का तो ऑक्सीकरण करवा सकते हैं लेकिन एल्डिहाइड से बने अम्ल का ऑक्सीकरण नहीं करवा सकते। अब मैं बात करूंगा K2Cr2O7 की। पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है ये प्रबल ऑक्सीकारक है,
ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीकरण करके उसको एसिड में चेंज ही कर सकता है, बल्कि एसिड का भी ऑक्सीकरण करके उसे काहे में चेंज कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। अभी एक इसमें से क्वेश्चन और निकल के आता है, क्या एल्डिहाइडों का तो ऑक्सीकरण हो गया, क्या ऑक्सीजन का क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीकरण हो जाएगा? तो बेटा बात एक आएगी, कोई भी कितना भी ऑक्सीकारक प्रबल हो, लेकिन वो फॉर्मिक एसिड का केवल ऑक्सीकरण करवा सकता है और उसे CO2 में और H2 में चेंज कर सकता है। अन्य एसिड को ऑक्सीकरण करते हुए आप उनको CO2 और H2O में चेंज नहीं कर सकते, उसका भी एक रीजन है। देखो मैं इसको बताऊं, पूछता है जैसे फॉर्मिक अम्ल ऑक्सीकृत होकर CO2 H2O में टूट जाता है, क्या अदर एसिड सारे के सारे एसिड ऑक्सीकृत होकर CO2 और H2O में टूट जाते हैं? तो बात आती है कि सारे के सारे एसिड ऑक्सीकृत होकर CO2 और H2O में नहीं टूटते हैं। या मैं क्या सोचता हूं, फॉर्मिक एसिड ही एक ऐसा एसिड है जिसका ऑक्सीकरण करवाया जा सकता है, अदर एसिड का ऑक्सीकरण करवाया नहीं जा सकता है। एक और मैं एसिड का नाम लूंगा, ऑक्सैलिक एसिड, COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, और एक एसिड हो गया फॉर्मिक एसिड। यही दो एसिड ऐसे हैं जिनका ऑक्सीकरण करवाया जा सकता है, और इन दोनों पदार्थों के ऑक्सीकरण के बाद H2 और CO2 मिलेगा। लेकिन पूछेगा सर जी हमारे पास एक एसिड तो एसिटिक एसिड भी है, CH3COOH, क्या एसिटिक एसिड का ऑक्सीकरण करवा सकते हैं और CO2 और H2O प्राप्त होगा? तो बेटा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एसिटिक एसिड का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है। अब बात आती है कि क्यों नहीं हो सकता भैया ऑक्सीकरण, इनका करवा सकते थे, ये भी तो एसिड थे, इनका क्यों करवा डाला जब इसका नहीं हो सकता? तो बेटा उसमें रीजन चेक करते हैं। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताएंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। अभी सोचते हैं ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप का समूह, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जस्ट बगल में लिखा हुआ कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। सोचिए फिर से मैं इसको बात को दोबारा रिपीट करूंगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को तो हम छोड़ेंगे, इसके बाद ढूंढेंगे दूसरा कार्बन, मिला हमको, हमने इस कार्बन का नाम क्या रखा? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास कौन प्रेजेंट है? 3 हाइड्रोजन, हम उनको कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। जिन जिन एसिड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उपस्थित है, बेटा हम उनका ऑक्सीकरण नहीं करवा सकते हैं। लेकिन मैं फॉर्मिक एसिड को चेक कर लेता हूं भैया। फॉर्मिक एसिड को कैसे लिखेंगे? H सिंगल बॉन्ड COOH। बेटा ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक से हाइड्रोजन जुड़ा है, कार्बन नहीं जुड़ा। तो जब कार्बन जुड़ा ही नहीं तो अल्फा कार्बन नहीं है, और जब अल्फा कार्बन नहीं है तो फिर अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, और इसका ऑक्सीकरण हो सकता है। मैं इसको भी चेक करता हूं, आखिर इसका कैसे हो सकता है। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला COOH, और बेटा मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं इसे, COOH सिंगल बॉन्ड COOH। अभी चेक करेंगे, आप बोल रहे थे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। बेटा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, इससे जुड़े हुए कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे भी तो देखो दो रीजन है, कहेंगे ये अल्फा कार्बन है तो हम बताएंगे ये भी तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। दूसरी चीज, अगर मैं इसको अल्फा कार्बन मान भी लेता हूं, इसका फॉर्मूला कैसा होगा? डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूले पे लिखा। सोचो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, हमने इसका नाम भी रख दिया, ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। 2 मिनट के लिए मैंने मान लिया अल्फा कार्बन है। क्या अल्फा कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा है? है ही नहीं है। अल्फा कार्बन से कौन जुड़ा है? तो फिर से वो बात आ गई, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है हम इसका भी ऑक्सीकरण करवा सकते हैं। तो मैं क्या सोचता हूं, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि जिन जिन एसिड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है
हम उसका ऑक्सीकरण नहीं करवा सकते। परंतु जिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हम उसका ऑक्सीकरण करवा सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीकरण करवा सकते हो, तो कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे? CO2 एंड H2O। तो भैया इस बात को हम नोट पे लिख के दिखाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आप इसको समझ गए होंगे कैसे आपको निकालना है। तो इस चीज को हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है उनका ऑक्सीकरण K2Cr2O7 H2SO4 या किसी अन्य पदार्थ द्वारा नहीं कराया जा सकता। परंतु जिन कार्बोक्सिलिक अम्लों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, उनका ऑक्सीकरण हो सकता है। और ऑक्सीकरण पर मुख्य उत्पाद CO2 और H2O बनाता है या बनता है। तो इस प्रकार से बेटा इसको नोट करके हम लोग बता सकते हैं कि इस टाइप के कंपाउंड बनते हैं। एक नेक्स्ट टाइप के केमिकल प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि एक और रासायनिक गुण कौन सा है। बेटा देखो, इस रासायनिक गुण को पूछा बहुत जाता है। कहता है फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से करवा के दिखाइए। तो ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन पूछता भी बहुत है। फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करवाता है, सबसे पहला तो जल बनेगा। क्यों? अमोनिया का व्युत्पन्न है, ऑक्सीजन को लेके जल बनाएगा। ध्यान देने वाली बात है बेटा। यहां हाइड्रोजन कितना है? 3, और यहां पे ऑक्सीजन कितना है? 1। तो हम एक काम करें, इसमें 6 से गुणा कर लेते हैं और इसमें गुणा करेंगे 4 से। क्या है? हाइड्रोजन 4 तियां 12। 12 हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए? 6। तो ऑक्सीजन में 6 का गुणा। 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे 6H2O। और बेटा मैं इसके बाद देखूं मेरे पास बचता क्या? तो देखो 6O तो चले गए, यहां क्या बचा? HCH। HCH को क्या लिख सकते हो? CH2। कितना बचा है? 6। और बेटा चेक करोगे, ये हाइड्रोजन तो 12 ऑक्सीजन के साथ निकल गए थे, N कितना बचा था? 4। इसको लिख सकते हैं N4।
तो इसका नाम भी देखो कैसे पढ़ेंगे, हेक्सा, कार्बन एक है इसलिए मेथिलीन, 4 को टेट्रा, और ये अमोनिया से लिया गया था एमीन। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर दूं, हेक्सा, कार्बन एक है इसलिए मेथिलीन, मेथेन को रिप्रेजेंट करता है, हेक्सा, मेथिलीन, टेट्रा एमीन। यह इसका एक फेमस नाम है बेटा, यूरोट्रोपिन। और अगर पूछता भी है यूरोट्रोपिन का नाम क्या है तो मैं बताऊंगा हेक्सा मेथिलीन टेट्रा एमीन। ये एक प्रकार की अगर देखा जाए क्या है, औषधि दवा है। कौन से रोग के लिए? गठिया रोग के लिए। और बेटा इसका और यूज होता है मूत्र संक्रमित रोगों में। रोगों में भी इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी ध्यान रखना है कि जब हम यूज पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनता है, और यूरोट्रोपिन एक प्रकार की दवा है जिससे गठिया का इलाज किया जाता है। ज्यादातर नॉर्मल बीमारी है भैया, ये तो सबकी गांठें दर्द कर रही हैं, और मूत्र संक्रमित रोगों में भी इसी पदार्थ का इस्तेमाल किया। किसका? फॉर्मेल्डिहाइड का कि यूरोट्रोपिन का? यूरोट्रोपिन का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, इसको बहुत ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है ये, तो इसको जल्दी से नोट करते हैं, फिर पढ़ते हैं आगे रासायनिक गुण। बेटा एक और रासायनिक गुण अभी हमारा रह जाता है कि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ PCl5 की अभिक्रिया करवा दें, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया करवाएं, तो बेटा देखो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया लिखना कैसे, इसको बीच से क्या कर देना है, ब्रेक करना है बॉन्ड को, इधर PCl3 रखना है, बाकी के PCl5 में से PCl3 तो इधर हो गया, बाकी के 2 Cl यहां रख दिए मैंने। अभी रिएक्शन कैसे होगी कि PCl3 O से रिएक्शन करेगा, साइड कंपाउंड बनाकर तैयार करेगा POCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या फास्फोरस हाइपोक्लोराइड। अभी इसके बाद भी चेक करते हैं क्या, तो CH2 और साथ में 2 Cl भी लगेंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हो HCH, जो 2 बॉन्ड खर्च हुए हैं उसमें से क्या लगा सकते हो, Cl, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH2Cl2। इसको कहते क्या है, डाई क्लोरोमेथेन, कार्बन एक है इसलिए मेथेन। बेटा और थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं ये कि फॉर्मेल्डिहाइड या मेथनॉल जो हम पढ़ रहे थे इसका यूज क्या क्या है, और साथ में ये परीक्षण किस प्रकार से देता है। तो पहले यूज, फर्स्ट नंबर पढ़ता हूं, कहता है कीटाणुनाशक के रूप में। बिल्कुल सही है, ये बैक्टीरिया को समाप्त कर देता है, और बैक्टीरिया को समाप्त करने की क्षमता इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। मैं अगर इसके तुलना करता हूँ अन्य कीटाणुनाशक से, तो बेटा इसमें बहुत ज़्यादा क्षमता है, ये बैक्टीरिया को शीघ्रता से समाप्त कर देता है और चीज़ों को खराब होने से बचा लेता है। मैं नेक्स्ट नंबर पे पढ़ूंगा, कहता है मृत जीव जंतुओं के अवशेषों को सुरक्षित रखने में। आपने देखा होगा आपके कॉलेज की बायो लैब में मृत जीव जंतुओं के अवशेष रखे हुए हैं, लेकिन आज तक वो बिल्कुल वैसे ही रखे हैं जैसे कि हमने शुरुआत में देखे थे। तो अगर हम उसको फॉर्मेल्डिहाइड के कांटेक्ट में रखें मृत जीव जंतुओं के शरीरों को, तो बेटा वो उसको खराब नहीं होने देता शरीर को, और वैसा ही बनाए रखता है। कभी कभी तो डेड बॉडी को भी फॉर्मेल्डिहाइड या उसको कह सकते हैं, हाँ, फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन के कांटेक्ट में रखते हैं। अगर किसी डेड बॉडी को एक लंबे समय तक ले जाना है, आपको रखना है, तो फिर उसको फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन के कांटेक्ट पे ही रखेंगे। अभी नेक्स्ट नंबर में पढ़ता हूं, कहता है फॉर्मेल्डिहाइड से एक केमिकल कंपाउंड बनता है फॉर्मेमिंट। फॉर्मेमिंट बनाने में मतलब फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मेमिंट बना, और उस फॉर्मेमिंट का प्रयोग करता है गले रोगों की क्या बनाने में, औषधि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये गले रोगों की भी औषधि बनाता है। अभी नेक्स्ट नंबर में पढ़ता हूं, तो कहता है प्लास्टिक के निर्माण में आपने एक प्रकार का प्लास्टिक पढ़ रखा होगा, बैकेलाइट, कुकर का हत्था या स्विच बोर्ड बनाए जाते हैं। हमने रिएक्शन भी करके इसकी दिखाई थी।
फॉर्मेल्डिहाइड की। बेकेलाइट पे जब बन रहा था, आपको याद होगा फिनॉल आर्टिकल चल रहा था उस समय, और हमने एक बड़ी सी अभिक्रिया लिखी थी, बहुत सारे HCHO लिखे थे, फिनॉल बनाए थे, और फिर एक बड़ी सी रिएक्शन लगभग पूरे बोर्ड में हुई थी। तो वो रिएक्शन थी बेकेलाइट बनाने की। फॉर्मेल्डिहाइड ही बेकेलाइट बना सकता है प्लास्टिक के निर्माण में। आगे कहता है रंजक के निर्माण। रंजक का मतलब क्या होता है? कलर, रंगों के निर्माण में कलर बना लेता है। लास्ट नंबर कहता है अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। हर एक कार्बनिक यौगिक की ये विशेषता है कि वो दूसरे प्रकार के कार्बनिक यौगिक बना सकता है। एक और चीज मैंने छोड़ दी, यूरोट्रोपिन वाली बात, क्योंकि बेटा मैंने यूरोट्रोपिन की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने वहां लिख रखी थी, तो हमने सोचा कि हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं अगर, तो हमारा उपयोग तो खत्म हो गया। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं कि परीक्षण कैसे करेंगे। अगर हमको किसी टेस्ट ट्यूब में फॉर्मेल्डिहाइड दे देता है, पूछता है पहचान करो कि क्या ये फॉर्मेल्डिहाइड ही है या कोई दूसरा केमिकल कंपाउंड तो नहीं है, तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे, परीक्षण कैसे करेंगे। तो मैंने फर्स्ट नंबर पे लिख रखा है यह का मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड टॉलरेंट अभिकर्मक के साथ कौन सा दर्पण देता है? रजत दर्पण। और ये है उसकी रिएक्शन, आप पढ़ चुके हो इसको, क्योंकि रजत दर्पण एक अवक्षेप है, आप एरो का साइन नीचे की ओर क्या कर सकते हो? बना सकते हो। अगला बोलता है, कहता है फेलिंग विलयन के साथ लाल अवक्षेप देता है। ये भी सही है कि फॉर्मेल्डिहाइड को जब भी फेलिंग सॉल्यूशन के साथ मिलाया गया, उसने क्यूप्रस ऑक्साइड का कैसा अवक्षेप दिया? लाल अवक्षेप। तो मैं लिखे भी देता हूं, ये अवक्षेप कैसा होता है? लाल। और रिएक्शन को हमने पढ़ रखा है। लास्ट परीक्षण है इंपॉर्टेंट भी। अच्छा, ये परीक्षण तो इसलिए ज्यादा मैं नहीं मानता, क्यों? क्योंकि ये दोनों परीक्षण फॉर्मेल्डिहाइड भी देता है, एसीटैल्डिहाइड भी देता है, प्रोपेनल्डिहाइड भी देता है, बेंजल्डिहाइड भी देता है। तो मतलब ये तो सारे के सारे एल्डिहाइड देते हैं परीक्षण, लेकिन जो मैंने लास्ट में परीक्षण लिखा है, ये परीक्षण केवल और केवल फॉर्मेल्डिहाइड देता है। ये परीक्षण ना तो एसीटैल्डिहाइड दे सकता है, ना प्रोपेनल्डिहाइड दे सकता है, और ना ब्यूटेनल्डिहाइड दे सकता है। कोई भी ऐसा परीक्षण नहीं दे सकता। तो मैं पढ़ के सुनाता हूं। हमको करना क्या क्या है? हमको फॉर्मेल्डिहाइड लेना है और 0.5% रिसोर्सिनॉल का जलीय विलयन लेना है। मतलब बहुत ही, रिसोर्सिनॉल एक कंपाउंड है, रिएजेंट है, अभिकर्मक है। इसका 0.5% का मतलब आप समझते हो? 0.5% का मतलब है अगर आपने 100 ml सॉल्यूशन बनाया है रिसोर्सिनॉल का, उसमें से 0.5 ml, हाफ ml, 1 ml भी नहीं, हाफ ml आपको रिसोर्सिनॉल ले रखना है, और बाकी 99.5% आपको क्या रखना है? वाटर। और उसकी भी हमें ज्यादा अमाउंट नहीं मिलानी है। कितनी अमाउंट मिलानी है? 2-3 बूंदें मिला लेनी है केवल। मिलाने के बाद आप उसमें 5 ml H2SO4 को मिलाओगे, और 5 ml H2SO4 को मिलाने के बाद जैसे उसको हिलाओगे टेस्ट ट्यूब को, टेस्ट ट्यूब पर कैसा रंग बन जाएगा? लाल बैंगनी कलर का छल्ला बनकर आ जाएगा सरफेस पर। और जैसे लाल या बैंगनी कलर का छल्ला बन के आ जाएगा, हम समझ जाएंगे कि जो हमें केमिकल दिया गया था वो क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, ये शुरुआत के जो 2 परीक्षण है, ये हर एक एल्डिहाइड दे सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड भी, एसीटैल्डिहाइड, और कुछ भी, कोई भी एल्डिहाइड। लेकिन ये वाला जो लास्ट में परीक्षण है, ये केवल कौन देता है? फॉर्मेल्डिहाइड। तभी पूछा, बताया भी गया कि यह जो फॉर्मेल्डिहाइड का कैसा परीक्षण है? निश्चित परीक्षण है। ये फॉर्मेल्डिहाइड को कंफर्म करता है। तो बेटा इसको नोट कर लेते हैं।